हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो किसी फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उस मैक्सिमम अमाउंट को सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इट मीन्स अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 लीटर वाटर में अगर मैक्सिमम 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो सकती है, तो शुगर की सॉल्युबिलिटी 10 ग्राम हो गई। अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 लीटर वाटर में अगर मैक्सिमम 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो सकती है, तो शुगर की सॉल्युबिलिटी 20 ग्राम हो गई। इट मीन्स एक फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उस अमाउंट को सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इट मीन्स सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की प्रॉपर्टी है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्यूट पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर एंड टेम्परेचर और प्रेशर पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इन सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड और ए गैस इन ए लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी को जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हम उन सभी फैक्टर्स की स्टडी करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस पर। कौन से लिक्विड सॉल्यूशंस पर? वो लिक्विड सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा मगर सॉल्यूट सॉलिड होगा या गैस होगा। तो ऐसे लिक्विड सॉल्यूशंस पर हम सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। तो अब हम बात करेंगे लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी के बारे में। लिक्विड में सॉलिड्स कैसे डिसॉल्व होते हैं एंड कौन से सॉलिड कौन से लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन गिवन लिक्विड। तो हर एक सॉलिड हर एक लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो सकता। कहने का मतलब, अगर मैं सॉल्ट को वाटर में भी डिसॉल्व करना चाहूँ एंड ऑयल में भी डिसॉल्व करना चाहूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो सकता है मगर ऑयल में डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए हर एक सॉलिड हर एक लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो सकता। While sodium chloride and sugar dissolves readily in water, naphthalene and anthracene do not। तो सोडियम क्लोराइड एंड शुगर ये दोनों वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन ये दोनों वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ऑन द अदर हैंड नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डिसॉल्व्स रेडिली इन बेंजीन बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट। तो दूसरी तरफ नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन ये दोनों बेंजीन में डिसॉल्व हो जाते हैं, मगर सोडियम क्लोराइड एंड शुगर ये दोनों वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। कहने का मतलब, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर ये दोनों वाटर में तो डिसॉल्व हो जाते हैं मगर बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होते। एंड नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन ये दोनों बेंजीन में तो डिसॉल्व हो जाते हैं मगर वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। It is observed that polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute in non-polar solvents। एंड ये भी देखा गया है कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं एंड नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। अब ये पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? तो पोलर सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिनमें डाइपोल मूवमेंट होता है एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। पोलर सॉल्वेंट्स में एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है मगर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? ये देखिए, ये है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसमें 2 हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है।
इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की जितनी पावर इस हाइड्रोजन की है उतनी ही इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इस हाइड्रोजन की है। इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहते हैं, ना तो इधर शिफ्ट होते हैं ना इधर शिफ्ट होते हैं, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बराबर है। मगर अगर बात HCl मॉलिक्यूल की आती है तो इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम का है। मगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्लोरीन की ज़्यादा है एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाता है, इधर खिंच जाता है एंड इस पर पार्शियल नेगेटिव एंड इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। कहने का मतलब मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ गई। इस कंडीशन ने इस मॉलिक्यूल को पोलर बना दिया। सेम यही कंडीशन पोलर सॉल्वेंट्स में होती है, इसलिए वो पोलर हो जाते हैं एंड नॉन पोलर में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटम्स के बीच में नहीं होता है। In general, a solute dissolves in solvents if the intermolecular interactions are similar in two, or we may say like dissolve like। तो एक तो ये कंडीशन हो गई कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। दूसरी ये कंडीशन हो गई कि नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। एंड तीसरी ये कंडीशन है अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस अगर सेम हैं तब भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर मैं वाटर में एल्कोहल को डिसॉल्व करूं तो ये दोनों आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एंड इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कहने का मतलब दोनों की इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शंस सेम हैं, इसलिए वाटर में एल्कोहल डिसॉल्व हो जाता है, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा एंड अगर इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शंस सेम है तब भी कंपाउंड्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसा सॉल्यूट वैसे ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। When a solid solute is added to the solvent, some solute dissolves and its concentration increases in solution। तो अगर हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। इस प्रोसेस को डिसॉल्यूशन कहते हैं। कहने का मतलब अगर मैं वाटर में शुगर को ऐड करूं एंड उसको मिक्स करूं तो सॉल्यूशन में शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, मीन्स शुगर वाटर में डिसॉल्व होने लगेगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में आ रहे हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस को डिसॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है सम सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन collide with the solute particle and get separated out of the solution। This process is known as crystallization। तो पहले प्रोसेस में क्या हो रहा था कि सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में आ रहे थे और वो डिसॉल्व हो रहे थे, तो ये प्रोसेस हो गया डिसॉल्यूशन। मगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल ही आपस में कोलाइड कर जाते हैं एंड सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो डिसॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में आ रहे हैं एंड क्रिस्टलाइजेशन में सॉल्यूशन से पार्टिकल सेपरेट हो रहे हैं, तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से अपोजिट हैं। नेक्स्ट है ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टू प्रोसेस अकर एट द सेम रेट।
अंडर सच कंडीशंस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग into solution will be equal to the solute particles separating out and a state of dynamic equilibrium is reached। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन दोनों प्रोसेस एक साथ होने लगते हैं। मीन्स सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल आने लगते हैं एंड सॉल्यूशन से सॉल्यूट के पार्टिकल सेपरेट होने लगते हैं। दोनों प्रोसेस सेम स्पीड से होने लगते हैं और एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। क्योंकि दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, तो ऐसे कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, मगर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होने चाहिए। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर चेंज कर देंगे तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी। सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैसेस आर डिजॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट्स। तो जैसी कंडीशन सॉलिड के लिक्विड में डिजॉल्व होने पर है, सेम वही कंडीशन गैसेस के लिक्विड में डिजॉल्व होने पर होगी।